हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ई स्कूल। इन द लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था और बट इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस और बीच में साइटोप्लाज्म। जो आउटर कवरिंग है सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के इन्वायरमेंट को, सेल को इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करता है। न्यूक्लियस जैसे इसके अंदर वाले कंटेंट्स हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इनको अपने इन्वायरमेंट से अलग करता है। सो डेफिनेशन क्या होगी, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, कि सबसे आउटर मोस्ट वाली कवरिंग सेल की जो उसको, उसके कंटेंट्स को उसके इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। सम सब्सटेंसेस जैसे CO2 और O2 कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि कुछ ही सब्सटेंसेस जैसे CO2 को बाहर जाना होता है सेल से और O2 को अंदर आना होता है, तो वो किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव कर पाते हैं। और कौन से प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मतलब कि मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट कहाँ से, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। So diffusion is the spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration. So इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो ज़्यादा है बट O2 की कंसंट्रेशन कम है। CO2 इज इन एक्सेस बट O2 इज इन लेस अमाउंट। बट बाहर CO2 की कंसंट्रेशन लेस है, O2 की मोर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस है वो कहाँ से जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो CO2 की बात करें तो कंसंट्रेशन CO2 की कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर से कहाँ वो जाएगा, सेल के बाहर। सो CO2 विल मूव आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। तो बट ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो कहाँ ऑक्सीजन मूव करेगी, बाहर से अंदर मूव कर जाएगी। ये होता है डिफ्यूजन। मतलब किसी भी सब्सटेंसेस की कहाँ, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो कहाँ मूव करेगा, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। सो नेक्स्ट इसी तरह का हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लगभग एक ही है, बट इसमें डिफरेंस, मेन और मेजर डिफरेंस क्या है कि ये वाटर की बात करी गई है ऑस्मोसिस में, बट डिफ्यूजन में किसी भी सब्सटेंस की। सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करते हैं हम। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे उसकी लो कंसंट्रेशन होगी। सो इसको भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने एक टैंक लिया, ये है टैंक, और उसके बीच में क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, कुछ भी वो अपने इधर से उधर उस सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी, पर सारे नहीं, कुछ ही सब्सटेंसेस को। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के हैं और बड़े मॉलिक्यूल शुगर के हैं। सो फर्स्ट वाले टैंक में हायर वाटर कंसंट्रेशन किसकी है, सो ये हायर वाटर कंसंट्रेशन है, बट शुगर की लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। बट सेकेंड वाले टैंक में जो वाटर की कंसंट्रेशन लो है, शुगर की कंसंट्रेशन हाई है। सो यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है तो वाटर कंसंट्रेशन हाई टू लो जाएगा, तो इस टैंक में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन
वाटर की लो थी, इसलिए हाई से वो लो चला गया। अब नेक्स्ट आगे एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। मतलब क्या होगा, अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। फर्स्ट केस में एक टैंक लिया, उसमें वाटर डाल दिया, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन है चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सेल। अब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है बट बाहर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, मतलब बाहर वाटर डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब कि उसमें वाटर के अमाउंट ज़्यादा है। अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है तो शुगर के अमाउंट उसमें कम होगा बट वाटर के अमाउंट ज़्यादा होगा। तो बाहर ज़्यादा है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो वाटर क्या कहाँ मूव करेगा, अंदर, लोअर वाटर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल में लो है इसलिए वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सॉरी सेल विल स्वेल। तो क्योंकि वाटर बाहर से अंदर गया तो सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। हायर टू लोअर, आउटसाइड टू इनसाइड गया, तो ये सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है कि हमने फिर से टैंक लिया, उसके अंदर वाटर डाला और सेल ऐसा लिया जिसमें कंसंट्रेशन सेम है, वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी उतनी है और वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी उतनी है, मतलब सेम वाटर कंसंट्रेशन है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर इस केस में मूव तो दोनों साइड करेगा बट इक्वल अमाउंट में करेगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सेम है। अब थर्ड केस में क्या है कि हमने सेल लिया, उसके अंदर हायर वाटर कंसंट्रेशन है बट बाहर लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर, मतलब पानी बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, सेल के अंदर पानी कम हो गया तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। सो नेक्स्ट एक और कंडीशन दी गई है, एक्टिविटी दी गई है कि अगर हम एक एग लें और उसको डिजॉल्व HCl में 5 मिनट के लिए रख दें, और क्या होगा 5 मिनट्स के बाद कि जो एग की बाहर वाली कवरिंग है, जो हार्ड कवरिंग होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो वो क्या कर जाएगी, डीशेल हो जाएगा एग, क्योंकि हम कुछ देर उसको डिजॉल्व HCl में रख रहे हैं। ठीक है। जब एग डीशेल हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सी कवरिंग बचेगी, जो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है और जो सेल के अंदर वाले मटेरियल को बाउंड करके रखेगी। ठीक है। उस डीशेल्ड एग को हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में प्योर वाटर में डाल देंगे। प्योर वाटर मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो हमने एग डाल दिया, एग के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है बट बाहर प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन ही होती है, सिर्फ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर। तो अंदर मूव कर गया तो एग क्या कर जाएगा, एग विल स्वेल बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर बाहर से अंदर चला गया इसलिए वाटर एग स्वेल कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेकंड केस में क्या हुआ, टैंक लिया, उसे में वही डीशेल्ड एग डाल दिया। अब इस बार हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया था, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है बट वाटर की मात्रा कम है। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर से, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से कम में जाएगा, सो पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो एग विल श्रिंक, क्योंकि पानी बाहर आ गया तो एग में पानी की मात्रा कम हो गई, तो एग क्या कर जाएगा, श्रिंक, बिकॉज क्योंकि वाटर पास आउट ऑफ द एग इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन, जो वाटर था वो सॉल्ट सोल्यूशन में आ गया तो वो श्रिंक कर गया। अब नेक्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वो किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। और जब हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो तभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। मतलब जैसे सेल को किसी सेल को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेल को अपना फूड एनगल्फ करने में हेल्प करती है, क्योंकि जैसे अमीबा है वो अमीबा अपनी शेप चेंज करके किसी भी शेप में चेंज करके अपने आप को तो इन्वायरमेंट से अपना फूड एनगल्फ करता है। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अपना फूड एनगल्फ करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट जानने वाली बात क्या है कि जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं वो अपना वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स is also an example of osmosis. So diffusion is very important in the life of a cell and for exchange of gases and water, क्योंकि सेल ने गैसेस भी एक्सचेंज करनी होती है और वाटर भी एक्सचेंज करना होता है, इसलिए उसकी लाइफ में डिफ्यूजन प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जो सेल है अपना न्यूट्रिशन भी अपने इन्वायरमेंट से लेता है, उसमें भी उसकी हेल्प डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सारा कुछ वो अपना लाइफ साइकिल चलाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, कि अपने जब न्यूट्रिशन लेता है कोई भी सेल तो डिफ्यूजन प्रोसेस यूज करके अपने मटेरियल्स को अंदर भी लेके जाता है और मटेरियल्स को बाहर भी करता है। सो सेल की लाइफ में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दो। First question is how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss कि जो substances है जैसे CO2 और water है सेल के अंदर मूव और बाहर और अंदर मूव कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट वन इज why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं? ठीक है, सो आज इस लेक्चर में बस इतना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।